In today's video, we will continue from question number 121. So let's get started. Question number 121. Turning off lights when not needed, either manually or with timer or motion sensor switches are termed as dash measures. तो यहाँ पे dash आएगा, तो हमें बताना है कि ऐसे मेजर्स को क्या कहते हैं जिनमें हम लाइट्स को बंद कर देते हैं या तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बंद कर देते हैं जब वो हमें उसकी नीड नहीं होती, और वो हम मैनुअली भी कर सकते हैं जाके स्विच बंद करना, या तो आप सेंसर्स भी लगा सकते हैं जब हमें कोई नीड नहीं है उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, तो उसे बंद करने को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एनर्जी कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर बी एनर्जी इफिशियंसी, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव ऑप्शंस। तो चलिए ये जो 3 टर्म्स दिए हुए इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन यानी एनर्जी को सेव करना, चाहे वो जब हमें कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नीड में ना हो तो उसे स्विच ऑफ कर देना, और इसी तरह के कुछ सेफ्टी मेजर्स को हम एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर में कैटेगराइज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी एनर्जी इफिशियंसी। तो एनर्जी इफिशियंसी मतलब कि किसी सेम काम को करना वो भी लेस एनर्जी को कंज्यूम करते हुए। तो आप कभी लेने जाते होंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो आप देखते होंगे कि उसमें स्टार्स दिए होते हैं। तो स्टार्स हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो स्टार्स ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एनर्जी कितनी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो जितने ज्यादा स्टार होंगे वो उतनी कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। ऑप्शन नंबर सी एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन मतलब जो ग्रीन एनर्जी उसके ऊपर स्विच करने को बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन। तो हमें बताना है कि जब हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की नीड नहीं होती है तो उसे ऑफ कर देने को कौन से टर्म में रखा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एनर्जी कंजर्वेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 122. ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी BEE Star labels helps consumer make informed decision while choosing energy consuming appliances based on their energy efficiency. On which of the following appliances BEE star label is present in the current times? तो हमने अभी डिस्कस किया था एनर्जी इफिशियंसी को। तो आप देखते होंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ऊपर आपने देखा होगा कि ये स्टिकर लगा होता है, ये स्टार्स दिए होते हैं, तो इसी को बोलते हैं स्टार लेबल। तो इनमें बताना है कि ये जो इसमें प्रोडक्ट्स दिए हुए इनमें से बताना है कि किसमें ये स्टार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सीलिंग फैंस, ऑप्शन नंबर बी एलईडी बल्ब, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक गीजर्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि ये जो स्टार लेबल्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर लगे होते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा बल्ब क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा सा फ्रिज या टीवी भी हो, उसमें उन सब में ये स्टार लेबल दिया होता है जिससे कि हम ये देख सके कि ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस। Question number 123. In a room, 250 lumen per watt is obtained from 3 different forms of light bulb. A 3 watt LED lamp, a 6 watt CFL or a 25 watt incandescent bulb. Which of the following is most energy efficient? तो एक रूम है तो जिसमें 250 ल्यूमेंस है। तो ये ल्यूमेंस क्या होती है? लाइट की ब्राइटनेस मेजर करने की यूनिट होती है। तो एक रूम में 250 ल्यूमेन ब्राइटनेस है, तो ये जो ब्राइटनेस है ये डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट से ली जा रही है। तो इसमें एलईडी बल्ब, CFL एंड इनकैंडेसेंट बल्ब, ये 3 टाइप के बल्ब इसमें बताए गए हैं। तो एलईडी बल्ब जो हमारे घर में लगे होते हैं CFL, और इनकैंडेसेंट बल्ब जो पहले पीले वाले बल्ब हुआ करते थे जिसके अंदर एक टंगस्टन होता था तो गर्म होता था तो उससे लाइट प्रोड्यूस होती थी, तो वही इनकैंडेसेंट बल्ब की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 250 ल्यूमेंस ऑब्टेन करने के लिए एक एलईडी बल्ब 3 वॉट ले रहा है और एक CFL बल्ब 6 वॉट ले रहा है और एक इनकैंडेसेंट बल्ब 25 वॉट्स ले रहा है। तो इन तीनों बल्ब में से बताना है कि कौन सबसे एनर्जी इफिशिएंट है। एनर्जी इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि सेम वर्क को करते हुए कम एनर्जी
कंज्यूम करना। सेम काम ये तीनों कर रहे हैं, 250 ल्यूमेंस की ब्राइटनेस दे रहे हैं, पर इनमें बताना है कि कौन सबसे कम पावर कंज्यूम करते हुए उतनी ही ब्राइटनेस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वॉट एलईडी लैम्प, क्योंकि ये 3 वॉट कंज्यूम कर रहा है पर तब भी 250 ल्यूमेंस हमें ब्राइटनेस प्रोवाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 124, द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज एन आउटकम ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स सच एज। तो एनर्जी सप्लाई है जो हमारे सोसाइटी है, तो उसके डिफरेंट सेक्टर तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो पुअर हो, चाहे कोई रिच पर्सन हो, अर्बन एरिया हो, चाहे विलेज एरिया हो, रूरल एरिया हो, तो उन सब तक एनर्जी पहुंचनी चाहिए। तो ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है एनर्जी की अवेलेबिलिटी। तो ये जो 3 टर्म्स दिए हुए, चलिए इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। एनर्जी प्राइसिंग जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, थोड़ा एनर्जी के प्राइस से रिलेटेड होगा। तो एनर्जी प्राइसिंग क्या होता है कि जैसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज यूज करते हैं। जैसे अभी तो हम लोग फॉसिल फ्यूल ही ज्यादातर यूज करते हैं एनर्जी के प्रोड्यूस करने के लिए, तो जैसे कोल। तो कोल से अगर वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कोल पावर प्लांट है, तो वहां पे कोल से जो कोल हम लोग को जो बाय करने में जो प्राइस आ रहा है वो भी इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस पर डिपेंड करेगा। अगर उसमें महंगी कोल का यूज किया जा रहा है, अच्छे क्वालिटी का कोल यूज किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी इनडायरेक्टली महंगी वो हो जाएगी। और अगर उसका पावर प्लांट महंगा है, उसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो एनर्जी की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये होता है एनर्जी प्राइसिंग। एनर्जी सिक्योरिटी यानी हमारे जो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्टर्स है उनके पास कंटिन्यूअस एनर्जी आए और वो भी रीजनेबल प्राइस पर, तो ये होता है एनर्जी सिक्योरिटी। एंड एनर्जी इक्विटी यानी एनर्जी से हो रहे पोल्यूशन, जैसे जो पोल्यूशन होता है तो उसका ज्यादातर जो इफेक्ट होता है वो पुअर लोगों को, जिनके पास घर नहीं है या तो जो नीडी पर्सन है, उन्हीं के ऊपर ज्यादा पोल्यूशन का इफेक्ट सीखते हैं, ज्यादा उन्हीं को पोल्यूशन की मार झेलनी पड़ती है। तो एनर्जी का बर्डन और प्रॉफिट हर सोसाइटी के हर सेक्टर पे इक्वल हो, चाहे वो बर्डन ही हो चाहे वो प्रॉफिट हो, तो सारा सब पे इक्वल बर्डन आना चाहिए। तो ये होता है एनर्जी इक्विटी। तो इनमें बताना है कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है एनर्जी की अवेलेबिलिटी, उसकी प्राइस एंड अदर जो फैक्टर है किस पे डिपेंड करते हैं। तो ऑब्वियसली ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। Now let's move on question number 125. The cooling capacity of an air conditioner is indicated in ton. An air conditioning system that is rated as 2-ton system would provide same cooling air. तो ACs होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, उनको टन्स में रेट किया जाता है। तो एक 2-टन AC कितनी कूलिंग प्रोवाइड करेगा। तो चलिए इस डायग्राम के हेल्प से थोड़ा हम AC के टन का थोड़ा क्राइटेरिया समझते हैं। तो एक किसी भी कितने भी टन का एसी हो, तो जैसे कोई 1 टन का एसी है, तो 1 टन का एसी उतनी कूलिंग प्रोवाइड करेगा जितना 1 टन आइस पूरे दिन में मेल्ट करने पर जितनी कूलिंग हमें उस आइस से मिलेगी। तो अब यही सेम चीज हो जाएगी 2 टन एसी के साथ, यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। एक 2 टन एसी कितना कूलिंग प्रोवाइड करेगा, जितना एक 2 टन आइस को मेल्ट करने पे जितनी हमें कूलिंग मिलेगी उतनी ही वही सेम कूलिंग एक 2 टन एसी प्रोवाइड करेगा। तो चलिए इन ऑप्शंस में से देखते हैं कि हमने ये जो डिस्कस किया इसको कौन जस्टिफाई करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, मेल्टिंग 2 टन्स ऑफ आइस पर डे। Option number B, melting 2 tons of ice per hour. Option number C, using 2 unit of electrical unit. Option number D, using 2 liters of oil in a day. हमने समझा था एक 2 टन आइस को मेल्ट करने पर हमें जितनी कूलिंग मिलेगी तो उतनी कूलिंग 2 टन एसी करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेल्टिंग 2 टन्स ऑफ आइस पर डे। क्वेश्चन 126. Operating an air conditioner at 23 degrees Celsius consume more energy than an air conditioner operating at 18 डिग्री सेल्सियस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ट्रू फॉल्स बताना है इस स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो ये स्टेटमेंट ये हमसे बोल रहा है कि अगर हम एक एयर कंडीशनर को 23 डिग्री सेल्सियस पे सेट करेंगे तो वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, और अगर हम 18 डिग्री सेल्सियस अगर एसी का टेम्परेचर सेट करेंगे तो वो 23 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा
कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये समझ लेते हैं कि फॉल्स क्यों है। तो जैसे अपना रूम टेम्परेचर जो होता है, तो रूम टेम्परेचर पे एसी को, एयर कंडीशनर को 23 डिग्री सेल्सियस लाने में ज्यादा ईज होगी, क्योंकि उसमें कम एनर्जी कंज्यूम होगी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, जबकि कम एनर्जी कंज्यूम करेगा एज पर 18 डिग्री सेल्सियस। और 18 डिग्री सेल्सियस तो अपना जो रूम टेम्परेचर होता है, तो अगर हमें 18 डिग्री सेल्सियस पर अपने रूम को लाना है, तो उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा एसी को, क्योंकि 18 डिग्री सेल्सियस 23 से कम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 127। नेम द ट्रांसपोर्ट व्हीकल दैट हैज जीरो टेल पाइप एमिशन। टेल पाइप एमिशन वो होता है जैसे किसी भी व्हीकल से जो एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, और जितने भी हार्मफुल गैसेस होते हैं जो एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करते हैं, स्मॉग में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे जो व्हीकल से जो एमिशन होता है, तो उसी को टेल पाइप एमिशन कहते हैं। तो इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें जीरो टेल पाइप एमिशन हो, यानी उसमें से कोई भी हार्मफुल गैस ना निकलती हो। तो ऑप्शन नंबर ए सीएनजी बस, ऑप्शन नंबर बी जीएचजी बस, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिकल बस, ऑप्शन नंबर डी डीजल बस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिकल बस, सीएनजी बस। सीएनजी बस को अगर देखा जाए तो ये 30 to 40% इसमें से भी निकलता है हार्मफुल गैसेस। और जीएचजी बस तो आपने ये नया नाम सुना होगा, पर ये ज्यादा कुछ नहीं होता। ये जीएचजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें से ग्रीन हाउस गैसेस निकलती होंगी, तो इसमें भी टेल पाइप एमिशन होता है। तो ये ऑप्शन भी इलिमिनेट हो गया, सीएनजी भी इलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिकल बस। इलेक्ट्रिकल बस में हम इसमें कोई भी किसी भी हार्मफुल गैस का एमिशन नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिकल बस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिकल बस। और डीजल बस, डीजल बस को भी जब हम लोग चलाएंगे तो डीजल भी फॉसिल फ्यूल है। अब जब वो बर्न होगा तो उसमें से भी निकलेंगी, तो डीजल बस भी उसमें से भी टेल पाइप एमिशन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिकल बस। Now let's move on question number 128. Name the renewable energy technology that uses natural temperature difference in ocean to produce clean, reliable electricity day and night year around. हमें इसमें renewable energy technology यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम renewable energy प्रोड्यूस कर रहे हो, और जिसको हम साल के 365 दिन 24/7 हफ्ते के सातों दिन हम लोग उस एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। हमें ऐसे टेक्नोलॉजी का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए एनर्जी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ऑप्शन नंबर बी ओशन टेम्परेचर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी टाइडल एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी वेव एनर्जी। तो चलिए इस डायग्राम को थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो ये ओशन से रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी है। तो इसमें ओशन में ऐसा स्पॉट ढूंढना होता है जहाँ पे ये जो वाटर का अपर सरफेस है और वाटर का ये जो लोअर यहाँ पे तल है, यहाँ पे जो लोअर सरफेस है और ये वाटर का अपर सरफेस है, तो इन दोनों में 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि इसमें सारा गेम टेम्परेचर चेंज का ही है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल है अपर सरफेस का टेम्परेचर 25 डिग्री, तो इसके जो नीचे वाला जो यहाँ पे सरफेस है डाउन सरफेस, तो इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यानी इन दोनों में 20 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। तो ऐसी जगह जब मिल जाती है तो इस तरह का कुछ पावर प्लांट सेटअप किया जाता है। तो चलिए इस पावर प्लांट को थोड़ा समझते हैं। तो ये जो वाटर का सरफेस होता है लोअर सरफेस, तो इसमें ये एक आपको पंप दिख रहा होगा, ये होता है अमोनिया पंप। तो ये वाटर में से अमोनिया पंप करता है। तो पंप ये रूम टेम्परेचर पे जो अमोनिया होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इस पंप की हेल्प से अमोनिया सारा वाटर से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। फिर ये एक पाइप की हेल्प से ये चला जाता है इवेपोरेटर पे।
तो इवेपोरेटर में इस अमोनिया को इवेपोरेट किया जाता है। तो इवेपोरेट करने के बाद ये अमोनिया वेपर बन गया। तो ये वेपर यहाँ पे जाएगा टरबाइन के पास। तो ये वेपर जब जाएगा टरबाइन के पास तो टरबाइन क्या होगा, मूव होगा, घूमेगा टरबाइन। तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके पास ये जो हमारे पास वेपर है, फिर ये जाएगा कंडेंसर में। तो ये यहाँ पर वाटर के अपर सरफेस पे होता है कंडेंसर। तो कंडेंसर यानी कंडेंस करता है, इसको कंडेंस करता है यानी अमोनिया को ठंडा करता है। तो ये ऊपर वाली सरफेस तो गर्म हो गई, तो ये ठंडा कैसे करेगा। तो इसके लिए नीचे एक पंप, यहाँ पे नीचे एक पाइप होता है जो कि नीचे से कोल्ड वाटर पंप करता है। तो उसी कोल्ड वाटर से फिर उस अमोनिया को ठंडा किया जाता है। तो फिर वो जब अमोनिया ठंडा हो जाता है तो उसे वापस ओशन में ऐसे वापस डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही, हम लोग इसे जानते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन के नाम से। इसको हम लोग शॉर्ट में OTEC के नाम से भी जानते हैं। तो नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 129। Algae can produce up to 300 times more oil per unit area than conventional crops such as palm, soybean, rapeseed, jatropha, jatropha. Identify primary way to grow algae for biofuel production. तो एल्गी जो होते हैं, एल्गी यानी आपने कभी पॉन्ड्स में देखा होगा जो एक ग्रीन सी लेयर जम जाती है पॉन्ड के ऊपर, तो हम लोग उसी को एल्गी के नाम से बोलते हैं। तो एल्गी 300 टाइम्स ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं एज कंपेयर टू कन्वेंशनल क्रॉप्स, यानी जो और भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ऑयल सीड जो उगाए जाते ऑयल के लिए, जैसे पाम, सोयाबीन, रैपसीड, तो इन सब के कंपैरिजन में 300 टाइम्स ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू दीज कन्वेंशनल क्रॉप्स। तो इन्हें बताना है कि इन एल्गीज को हम लोग किन किन वे से ग्रो कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ओपन pond system, option number B closed loop system, ऑप्शन नंबर सी फोटोबायोरिएक्टर्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। तो ओपन पॉन्ड सिस्टम, तो ये ओपन पॉन्ड सिस्टम आपको दिख रहा होगा। तो ये सबसे इजीएस्ट वे होता है क्योंकि इसमें एल्गी डालने होते हैं, तो ये एल्गी फिर धीरे धीरे ग्रो होने लगेंगे। तो इन्हें अराउंड 1 to 3 वीक्स लगते हैं अच्छे से ग्रो होने में। पर ओपन पॉन्ड जो एल्गी कल्टीवेशन कर रहे हैं ओपन पॉन्ड सिस्टम से, तो उसमें थोड़ा ज्यादा अटेंटिव होना पड़ता है कि कहीं इन्फेक्शंस ना हो जाए या तो कोई अदर कंटेमिनेंट्स ना आ जाए वाटर में जिससे कि एल्गी को हार्म हो सकता है। तो इन सब चीजों के लिए बहुत अटेंटिव होना पड़ता है ओपन पॉन्ड सिस्टम में। तो इस वे से भी हम लोग कर सकते हैं एल्गी को ग्रो। एंड सेकेंड वे होता है क्लोज लूप सिस्टम। तो क्लोज लूप सिस्टम में एक कंटेनर, एक प्लास्टिक बैग होता है जिसके अंदर ग्रो किया जाता है एल्गीज को। तो इसमें थोड़ा कॉस्ट ज्यादा आता है, पर इसमें इन्फेक्शन लगने का डर थोड़ा कम होता है और इसमें कोई कंटेमिनेंट्स आने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसके अंदर एल्गी ग्रोज, इसके अंदर भी एल्गी ग्रो हो जाते हैं। आप ये देख रहे होंगे प्लास्टिक बैग्स हैं ये, तो इनमें एल्गी को ग्रो किया जा रहा है। एंड ऑप्शन नंबर सी फोटोबायोरिएक्टर्स, तो आपको पतली पतली पाइपें दिख रही होंगी, तो फोटोबायोरिएक्टर होते हैं, तो इसमें भी ग्रो किया जाता है। तो इसमें कम चांसेस होते हैं प्लास्टिक बैग वाले में, पर फोटोबायोरिएक्टर में किसी भी इंफेक्शन लगने का या कंटेमिनेंट घुसने का कोई बिल्कुल भी चांस नहीं होता है फोटोबायोरिएक्टर में। तो इन तीनों वे से हम लोग एल्गी को ग्रो कर सकते थे। इसमें हमसे पूछा गया था कि किन किन वे से हम लोग एल्गी को ग्रो कर सकते हैं फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस। नाउ आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द स्पेस इज पावर्ड बाय। तो आपने कभी सैटेलाइट देखा है? तो सैटेलाइट में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि वो उसमें कुछ सोलर पैनल्स लगे होते हैं। तो अगर आपने नहीं भी देखा है तो चलिए थोड़ा सैटेलाइट के बारे में समझते हैं। तो सैटेलाइट को अब सैटेलाइट तो इतना ढेर सारा फ्यूल तो कैरी नहीं करेगा स्पेस में कि उसको पावर के लिए इतने ढेर सारा फॉसिल फ्यूल तो ले नहीं जा सकता, क्योंकि फिर उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, फिर लॉन्चिंग में दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये काम करता है सोलर एनर्जी पे। सोलर एनर्जी पे इस वजह से काम करता है क्योंकि इतना ढेर सारा फॉसिल फ्यूल या कोई भी नेचुरल
नेचुरल बायोगैस, ये सब ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसका वेट भी होता है और ये स्पेस भी ज्यादा लेता है। तो इसके वजह से सैटेलाइट को लॉन्चिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से सैटेलाइट में कुछ सोलर पैनल्स लगे होते हैं फॉर एनर्जी। तो सोलर पैनल से वैसा भी आप जानते होंगे कि स्पेस, हमारी जो सोलर सिस्टम है तो उसमें सन है, तो सन से हम लोग को सोलर एनर्जी मिल ही जाएगा। तो उस सोलर एनर्जी के हेल्प से ये सैटेलाइट चलता है स्पेस में। तो हमसे ये पूछा गया कि सैटेलाइट में जब ऑर्बिट कर रहा होता है हमारे सोलर सिस्टम को और अर्थ के बारे में और अदर प्लैनेट्स के बारे में जो रिसर्च चल रही होती है, तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये इनको किस एनर्जी से पावर किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, सोलर एनर्जी। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन और आज के सेशन में हमने लेवल 3 के 130 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे की रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।